गति या मोशन, जी हाँ, आप सभी के एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई का बहुत बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का। पार्ट 8 जो है चैप्टर 8 गति या मोशन, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो आज देखिए मैं आपको ऐसे अच्छे शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ कि बिल्कुल आसान शब्दों में आप पहले तो इस पूरे चैप्टर के जो मेन पॉइंट हैं हम उसको समझेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि ये चैप्टर आप कितनी आसानी से याद कर लेंगे। उसके लिए आपको सारे पॉइंट मैं धीरे धीरे बताता जाता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसे गति या मोशन, गति या मोशन को समझने के लिए आप एक बार एज्यूम कीजिए कि मान लीजिए आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है। ट्रेन में अगर आप बैठे हुए हैं और अगर आपकी सीट, ये दोनों आमने सामने बैठे हैं, अगर ये एक दूसरे को देखेंगे तो इनको पता चलेगा क्या कि वो गति कर रहे हैं या वो ट्रेन चल रही है? जी नहीं। अगर इसको देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन बाहर में अगर कोई पेड़ है, अगर उस पेड़ को अगर आप देखेंगे तो अगर ट्रेन चल रही होगी तो पेड़ पीछे होते चले जाएंगे, फिर दूसरा आ जाएगा कुछ, फिर तीसरा कुछ आ जाएगा। तो इस तरह से ये पीछे होते चले जाते हैं। तो हम खुद को क्या मानते हैं कि नहीं अब ट्रेन चल रही है। या सेम सिचुएशन बस में है। बस के भी जब हम बाहर देखते हैं और कोई चीज़ हमें पीछे जाती हुई दिखती है तो हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, गति हो रही है या मोशन हो रहा है। तो अगर आप गति या मोशन की परिभाषा देखेंगे तो मेन क्या है, जब किसी वस्तु की स्थिति में, वस्तु मतलब किसी भी चीज़ की स्थिति में, अगर कोई भी चीज़ की स्थिति समय के साथ क्या हो रही है, लगातार परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है। लगातार क्या हो रही है, वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ लगातार परिवर्तित हो रही है तो वह वस्तु क्या मानेंगे हम, गतिमान मानेंगे, या वो वस्तु मोशन में है ऐसा हम मानेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन कि भाई गति क्या होती है, मोशन क्या होता है। फिर आते हैं इसके प्रकार। देखिए इसके दो प्रकार हैं। एक है समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप इसके देखिए यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप जाएंगे तो देखिए अब समान गति से चल रही है। मान लीजिए ट्रेन अगर 40 की स्पीड पे है तो आपको एक जैसा दिखेगा, है ना। लेकिन अगर एक साथ उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए तो उसकी गति में परिवर्तन आएगा ना। तो इसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे कि यदि किसी वस्तु के निश्चित समय अंतरालों पर, मतलब निश्चित समय पर उसकी जो दूरियां हैं वो समान दूरी तय करे। मतलब अगर निश्चित समय पर फिक्स टाइम पर निश्चित क्या तय करे, वो निश्चित दूरी तय करें, डिस्टेंस। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी देखिए मैं बताता जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा, टाइम जानते हैं। अगर फिक्स टाइम पर वो फिक्स डिस्टेंस कवर करे, दैट मीन्स कि अगर वो निश्चित समय पर निश्चित दूरी तय करें तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो जो वस्तु है वो समान गति में है। और अगर वो अनिश्चित समय पर अनिश्चित दूरी तय करे तो फिर हम क्या कहेंगे, असमान गति पर है। तो ये इसके दोनों प्रकार हो गए। असमान मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म में ये क्या है, निश्चित समय पर, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय पर अनिश्चित दूरी। जैसे मान लीजिए बाइक को खास तौर पे आप देखिए, जब मान लीजिए बाइक चलती है तो कभी 20 की कभी 30 की स्पीड पे चलती है तो असमान गति है, उसकी असमान मोशन है। लेकिन अगर हाईवे पे चल रही है 40 की स्पीड पे आपने रख रखा है तो निश्चित समय पर वो निश्चित दूरी तय करेगी, तो वो समान गति में है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये तो हो गया मोशन और ये कि गति और उसके दोनों प्रकार। अब जो इसके सबसे बड़ा पॉइंट है वो है, देखिए क्या, अब हम समझेंगे इसके अगले पॉइंट में दूरी और विस्थापन। क्या समझेंगे हम, दूरी और विस्थापन। दूरी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिस्टेंस, और विस्थापन को क्या कहेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इनमें फर्क क्या है। मान लीजिए ये ए है आपका घर और बी है आपकी स्कूल, ठीक है। आपके घर से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। मान लीजिए कितना है, 100 मीटर। एक बार मान लेते हैं, ठीक है, पास में ये स्कूल फिर तो है ना। अब देखिए मान लीजिए कोई बच्चा ए स्कूल, यहाँ से घर से स्कूल जाता है और स्कूल से वापस घर आता है, तो कितनी दूरी तय करी उसने। तो देखिए जब वो घर से स्कूल गया तो 100 मीटर तो गया, ठीक है, फिर वापस 100 मीटर आएगा तभी तो घर आएगा। तो टोटल कितनी दूरी तय कर ली उसने, 200 मीटर की दूरी उसने तय कर ली। क्लियर हो गया। तो दूरी क्या होती है भाई, जो भी
टोटल वो जितनी दूर जाएगा वो सारा जोड़ दीजिए, वो दूरी आ गई। लेकिन जब आप विस्थापन देखते हैं या डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो वो क्या होता है, विस्थापन हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो विस्थापन जब आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, कि उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है वो कहाँ है, मतलब पोजीशन, उसकी लास्ट पोजीशन कहाँ पर थी, वो लास्ट पोजीशन कहाँ है उसकी, और इनिशियल, प्रारंभिक मतलब इनिशियल पोजीशन मतलब शुरुआती स्थिति कहाँ है। तो अब आइए देखिए, ये यहाँ से शुरू हुआ था, स्कूल गया और वापस यहाँ गया, तो इसकी अंतिम स्थिति क्या है, वापस घर पे, और प्रारंभिक स्थिति क्या थी, वो भी ए ही थी। तो इसने तो विस्थापन कुछ किया ही नहीं, 100 में से 100, देखिए 100 जाना 100 आना, तो 100 माइनस 100 कितना हो गया इसका, इधर देखिए 100 माइनस 100 क्या हो गया, 0, मतलब इसने विस्थापन कितना तय किया, 0 मीटर। अब एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए ये यहां पर B की जगह ये यहां पर C पे आके रुक जाता, कहां पर आकर रुक जाता, C पर, तब इसका विस्थापन क्या होता, तो ये दूरी मान लीजिए कितनी थी, 50 मीटर, कितनी है 50 मीटर। तो अब इसकी अंतिम स्थिति क्या है, देखिए अंतिम स्थिति क्या है, ये जैसे यहां से यहां गया था 100, अभी अंतिम स्थिति कहाँ है 50 पे, प्रारंभिक स्थिति ये थी, तो 100 माइनस 50 कितनी दूरी रह गई, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है वो देखनी है आपको। तो यहां से 50 आ चुका है, तो अंतिम 50 और ये 0, तो 50 माइनस 0 50। तो विस्थापन जब भी आप देखेंगे अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को माइनस कर दीजिएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन और ये दूरी में हमने एक अंतर देखा। अब अगर आप अगला इसमें बिंदु देखेंगे, जो इसमें अगला जो पॉइंट है वो क्या है, तो अगला पॉइंट देखिए जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो आपको एक ही फॉर्मूला में बताऊंगा, उससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। वो कौन सा है, देखो आप लोगों ने पहले भी अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो देखिए ये फॉर्मूला याद रखिए, दूरी बराबर चाल गुणा समय, इंग्लिश में बोलेंगे तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस चैप्टर में बहुत सारे आएंगे, जैसे औसत दूरी पूछ लिया आपसे, औसत चाल पूछ लिया, देखिए कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए चाल निकाल रहे हैं आप, ठीक है, तो चाल यहां पर आ गया, मतलब स्पीड है ना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहा है स्पीड। अब देखिए चाल अगर निकालेंगे तो दूरी दे रखी है, समय दे रखी है, तभी तो ये चाल पूछेगा आपसे। तो ये जो मल्टीप्लाई है, गुणा है, ये इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में, भाई गुणा जब इधर आता है तो भाग हो जाता है, तो दूरी बटा समय है ना, भाई ये गुणा इधर आ गया। अगर मैं ऐसे ही समय निकालता तो ये चाल गुणा में था, चाल इधर आ जाता। अब अगर मान लीजिए ये इसने यहाँ पे दे दी है औसत चाल, क्या दे दिया आपको, औसत चाल बताइए, तो औसत क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। भाई जब हम फॉर्मूला निकालते हैं किसी का तो वो फॉर्मूला कैसे करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि औसत चाल निकाल दी मैंने, तो इसमें क्या आ गया, कुल दूरी बटा कुल समय। अब अगर आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक निश्चित समय में, देख रहे हैं, एक निश्चित समय में जितनी दूरी तय की गई, कुल दूरी बटा उस समय का कुल टोटल समय का जब आप भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, औसत चाल। क्या आ जाएगी आपके पास, औसत चाल। तो किसी वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में चालित कुल दूरी एवं समय अंतराल के, जो समय अंतराल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, औसत चाल। ये निकालना मैंने सिखाया कैसे निकाला। अब मान लीजिए चाल की जगह आपको वो वेग भी दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चाल और वेग जो है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी बता दूंगा उनमें भी क्या अंतर होता है। अगर आप चाल और वेग में अगर देखेंगे तो देखिए वेग जो होती है ये एक सदिश राशि होती है, मतलब इसमें दिशा का ज्ञान होता है कि जाएगा किधर, जबकि जो चाल होती है उसमें दिशा नहीं होती। ठीक है, तो ये तो मैंने निकाला औसत चाल। अब इसकी जगह अगर मान लीजिए आपको दूरी दे देता कि औसत वेग भी अगर दे देता आपको, तो वो कैसे आप निकालते हैं। तो वेग और दूरी इन सबको निकालने के लिए देखिए औसत दूरी क्या हो जाएगी, औसत चाल गुना औसत समय, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो आपके सिलेबस में औसत चाल और औसत वेग दे रखा है। तो औसत वेग जब आप निकालेंगे तो औसत वेग निकालने का एक फॉर्मूला और बता देता हूँ। औसत वेग जब आप निकालते हैं
तो देखिए वेग जो होता है, स्पीड, जो वेलोसिटी आप निकालते हैं, वेलोसिटी को आप कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी देखिए, मान लीजिए कोई ट्रेन है जो 40 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और बाद में इसकी कितनी हो जाती है, 80 की स्पीड ये ले लेती है। 40 से शुरू हुई और कितनी ले ली इसने, 80। तो ये तो हो गया उसका u और ये हो गया v। u बोलते हैं प्रारंभिक वेग को। क्या, किसको? प्रारंभिक वेग। इंग्लिश में बोलेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और इसको लास्ट में है तो अंतिम वेग, या इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल तो ये आ गया, लास्ट है ना, या फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे? देखिए जब आप औसत वेग निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इन दोनों को प्लस करेंगे और दोनों को प्लस करके 2 का भाग लगा देंगे। तो u प्लस वी अपॉन 2, मतलब प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, दोनों को प्लस करके 2 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, औसत वेग आ जाएगा। अब इसके बाद जो इस पार्ट का जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो उस पर हम डिस्कस करेंगे और ये आपके न्यूमेरिकल में भी बहुत काम आएगा। अच्छे से देखिए, त्वरण। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को जब आप सॉल्व करते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए v माइनस यू अपॉन टी, और एक्सीलरेशन को, त्वरण को आप किससे लिखते हैं, a से, स्मॉल a से। अब v और u अभी हमने पढ़ा, ये अंतिम वेग हो गया और ये प्रारंभिक वेग हो गया और ये क्या हो गया, समय। तो जब भी आप अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग अपॉन समय कर देंगे, क्या कर देंगे, समय कर देंगे, तो आप क्या निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन या त्वरण जिसको हम कहते हैं। तो ये तो हो गया त्वरण निकालने का फॉर्मूला। अब इसके जब अभी मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हैं जिनको आपको समझना जरूरी है, बाद में हम इसके न्यूमेरिकल भी हल करेंगे। तो ये तो बात हो गई त्वरण की। अब इसमें देखिए त्वरण भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर समान त्वरण है, समान त्वरण वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, मैंने क्या बताया था, समान कब मानेंगे। देखिए समान मतलब एक जैसा रहना चाहिए। तो एक जैसा कब रहेगा, जब उसके वेग में जो परिवर्तन है प्रति सेकंड क्या होना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। अगर उसके वेग में, ये देखिए वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में जो परिवर्तन है वो क्या रहना चाहिए, एक समान। एक समान वेग में जो परिवर्तन है एक समान रहना चाहिए। किसके रहना चाहिए, किसके समय, समय के साथ, है ना, समय मतलब टाइम के साथ। तो अगर वेग में परिवर्तन समय के साथ समान है तो मतलब वो समान त्वरण है, यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर असमान है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ये हो गया त्वरण। अब इसके बाद जो 3 मैं फॉर्मूले आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, अच्छे से देखिएगा। आपको जो न्यूमेरिकल अभी नहीं, जब तक आप साइंस पढ़ेंगे, कंपटीशन एग्जाम देंगे, ये बहुत काम आने वाले हैं आपके। और जो बच्चे जनरल साइंस की तैयारी करते हैं जो भी एग्जाम में, उनके लिए बहुत ही बड़े फॉर्मूले हैं। तो ये गति के तीनों नियम देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। हर कंपटीशन एग्जाम में, स्कूल लेवल पे, जब भी आप साइंस पढ़ेंगे काम आएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, देखिए इसका, वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v क्या है अभी मैंने आपको बताया, मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ। देखिए u क्या है, प्रारंभिक वेग, क्या बोलते हैं इसको, प्रारंभिक वेग। इंग्लिश में बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v अंतिम वेग, और इसको क्या बोलेंगे, लास्ट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, या उसका इनिशियल की लास्ट भी बोल सकते हैं। लास्ट ही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वेलोसिटी। ठीक है, और ए फॉर एक्सेलरेशन हो ही गया आपके पास। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए वी यू ए टी फॉर टाइम, समय, टी तो समय को दिखाएगा, ये तो आपको पता है। इसमें एक चीज और आएगी, एस, एस दिखाती है दूरी को। किसको दिखाती है, दूरी को, मतलब डिस्टेंस को, ये ध्यान रखिएगा। और ये टाइम को, ये आप 1 मिनट यहाँ पे देख लीजिए। u प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, ये लास्ट वेलोसिटी है, इसको फाइनल वेलोसिटी भी कहते हैं। v फाइनल भी लिख सकते हैं, लास्ट भी लिख सकते हैं। a त्वरण एक्सेलरेशन, t फॉर समय, और s यानी दूरी या डिस्टेंस। अब पहला फॉर्मूला देखिए, v बराबर u प्लस ए टी, मतलब अंतिम वेग
प्रारंभिक वेग त्वरण गुणा समय, 1 2 3 4। अगर आपको न्यूमेरिकल में जब आप इसके क्वेश्चन हल करेंगे मैथ्स वाले, जब 1 2 3 4 में से कोई भी 3 वैल्यू दे रखी है तो आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो ये इसका पहला फॉर्मूला हो गया जिसमें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब हम इसके दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला है इसका v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v मतलब अंतिम, u मतलब प्रारंभिक, 2a वही a यानी त्वरण और s यानी मैंने लिखवाया ना दूरी। ये आपको याद रखने हैं तीनों फॉर्मूले, इनमें से कोई भी 1 2 3 4। जब मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा तो न्यूमेरिकल कराऊंगा तब ये फॉर्मूले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं। जिनमें से कोई भी 3 वैल्यू होगी तो चौथी वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। अभी भी मैं एक छोटा सा आपको करके दिखाऊंगा। तीसरा देखिए, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s यानी दूरी, प्रारंभिक वेग गुणा समय प्लस हाफ त्वरण गुणा समय का स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले याद करने हैं क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल बहुत काम आएंगे। कंपटीशन एग्जाम में हो, चाहे 9th क्लास हो 10th क्लास हो, फिजिक्स पढ़ेंगे जब भी 11 12 सब में काम आते हैं। अब करना क्या है, मान लीजिए आपको v की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए v दे दिया आपको, v की दे दिया आपको 50 मीटर पर सेकेंड, u दे दिया आपको 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूरी दे दी s दे दिया आपको, जैसे मान लीजिए 500 मीटर। क्या दे दिया, 500 मीटर। अब ये पूछ रहा है एसिलरेशन। क्या पूछ रहा है, एसिलरेशन यानी त्वरण पूछ रहा है। मतलब अंतिम वेग दे दिया, प्रारंभिक वेग दे दिया, दूरी दे दी, a दे दिया। अब इनमें से देखिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिनमें 1 2 3 4 में से तीनों वैल्यू निकाल के मैं a निकाल सकता हूँ। तो गौर से अगर आप देखेंगे, देखिए अगर इसमें रखूं तो इसमें t है t, लेकिन इसमें टाइम तो दिया हुआ नहीं है तो ये तो लगा ही नहीं सकता मैं। पहला वाला देखिए इसमें भी t है तो इसमें भी t है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लगाऊंगा, है ना। दूसरा फॉर्मूला देखिए v, ये रहा v, u ये रहा u, a निकालना है मुझे, s दे रखा है। मतलब इनमें से ये सारी वैल्यू है, मुझे a निकालना है। तो इस वाले फॉर्मूले में इसको रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। एक में छोटा सा देखो, जैसे v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखिए v कितनी है 50 का मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो 50 का स्क्वायर इक्वल्स टू u कितना है आपके पास, देखिए 20। तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है, देखिए इसमें एक एक्सीलरेशन निकालना है आपको और डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, ठीक है। अब जब a निकालेंगे आप एक्सीलरेशन, तो देखिए ये तो प्लस में है, पहले देखिए ये यहाँ पर, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में, भाई ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह से आप इसको हल करके किसी भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपको बस ये देखना है क्या क्या वैल्यू दे रखी है और कैसे इन फॉर्मूलों को लगाना है। ये मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको चैप्टर्स के, तब इसको और अच्छे से करवाऊंगा। तो ये बेसिक चीजें थी कि इस चैप्टर को आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट है। अगर इस चैप्टर में से थोड़ा सा भी आप लोगों के लाइक कुछ भी अगर लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल बहुत काम का है। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, अच्छा नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और आसान भाषा में बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकें। अगले पॉइंट्स के साथ हम फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।